हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? मिनरल न्यूट्रिशन में हम आपको आज बताएंगे फेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फेट क्या है? इससे पहले हमने आपको नोड्यूल फार्मेशन बताया था, कैसे नोड्यूल फार्मेशन होती है उसके बारे में बताया था आपको। साथ ही साथ हमने बताया था क्या ऐसे कौन कौन सी अमोनिया को बनने के लिए चीज़ें चाहिए उनके बारे में बताया था, या रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, को अमोनिया में रिड्यूस होने में क्या क्या लगता है। तो हमने बताया था एक नाइट्रोजनेस एंजाइम लगता है, साथ ही साथ 8 प्रोटॉन लगते हैं और क्या लगते हैं 16 एटीपी लगते हैं 2 मॉलिक्यूल अमोनिया को बनाने के लिए। तो मान लीजिए पूछ लिया जाए आपके यहाँ कि एक मॉलिक्यूल अमोनिया को बनाने के लिए कितने एटीपी लगते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसको बताएंगे कि एक मॉलिक्यूल अमोनिया को बनाने के लिए 8 एटीपी लगेंगे, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनाने के लिए 16 एटीपी, तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया को बनाने के लिए 8 एटीपी लगेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। साथ ही साथ आज हम पढ़ेंगे फेट ऑफ अमोनिया। ठीक है, क्या? फेट ऑफ अमोनिया, फेट ऑफ अमोनिया। ठीक है, मतलब भविष्य, अमोनिया का भविष्य। ठीक है, देखो जनरली होता क्या है, इससे पहले हमने बताया था कि 3 रिडक्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तब जाकर के अमोनिया बनती है। ठीक है, अब जब अमोनिया बन गई तब उसका फेट क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, कहाँ जा कर के वो यूज होगी, कैसे उसका काम होगा, इन सब के बारे में आपको जानकारी लेना है। तो जो अमोनिया होगी, अब फेट आप अमोनिया में करना क्या है, अब जो अमोनिया होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी अमोनियम आयन में, क्योंकि कोई भी प्लांट होगा या कुछ भी प्लांट जिस रूप में अमोनिया को यूज करता है वो है उसका अमोनियम आयन के रूप में, डायरेक्ट अमोनिया के रूप में यूज नहीं करता है। ठीक है, जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एसिमिलेट करते हैं नाइट्रेट को एसिमिलेट करते हैं, साथ ही साथ अमोनियम आयन नाइट्रेट के साथ क्या करते हैं, अमोनियम आयन को एसिमिलेट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जो अमोनियम आयन होता है वो टॉक्सिक होता है प्लांट के लिए। जो अमोनियम आयन होता है टॉक्सिक होता है प्लांट की, वो डायरेक्ट एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, प्लांट में डायरेक्ट एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, फार्म में होता है, लेकिन अमोनिया कन्वर्ट होती है अमोनियम फार्म में, लेकिन नाइट्रेट के साथ। ठीक है, और डायरेक्ट अगर अमोनियम आयन लिया जाएगा प्लांट में तो प्लांट के लिए वो अमोनियम आयन टॉक्सिक हो जाएगा। इसलिए जो अमोनियम आयन है वो दे कैन नॉट एक्यूमुलेट इन प्लांट, वो प्लांट में एक्यूमुलेट नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो अमोनियम आयन होता है, ठीक है, उसकी जो सिंथेसिस होती है वो जा करके प्लांट में किस रूप में सिंथेसाइज होगा, तो अमाइनो एसिड बना देगा। क्या बनाएगा? अमाइनो एसिड बनाएगा। वो 2 मेथड से अमाइनो एसिड बनाएगा, और कौन से वो 2 मेथड होते हैं जिससे अमाइनो एसिड बनाता है? तो आप ये जानिए कि अमोनिया किस में कन्वर्ट होती है, अमोनिया जा करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, और ये डायरेक्ट एक्यूमुलेट नहीं होता है प्लांट में। ठीक है, ये प्लांट में डायरेक्ट एक्यूमुलेट नहीं होता है। ये क्या बनाता है, ये आगे चल करके अमाइनो एसिड बना देता है। ठीक है, और वो 2 मेथड से अमाइनो एसिड बनाता है। पहला जो मेथड है वो इनके लिए मेथड है, उसको बोलते हैं रिडक्टिव अमीनेशन। उसको क्या बोलते हैं? रिडक्टिव अमीनेशन। ठीक है, रिडक्टिव अमीनेशन फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन होता है, सेकेंड वन बोलते हैं ट्रांस अमीनेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांस अमीनेशन। ठीक है, पहला हो गया रिडक्टिव अमीनेशन, सेकेंड हो गया ट्रांस अमीनेशन। ठीक है, 2 विधि से क्या बनाता है, अमोनियम आयन जो होता है वो क्या बनाता है, अमाइनो एसिड बनाता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि रिडक्टिव अमीनेशन क्या होता है। ठीक है, रिडक्टिव अमीनेशन क्या होता है? तो रिडक्टिव अमीनेशन में होता क्या है, अमोनियम आयन रिएक्ट करता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से। किससे रिएक्ट करता है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से रिएक्ट करता है और ग्लूटामिक एसिड बना देता है या ग्लूटामेट बना देता है। कैसे रिएक्ट करता है देख लीजिए। इस प्रोसेस में हमको क्या करना है, अमोनियम आयन जो है वो किससे रिएक्ट करता है, अमोनियम आयन रिएक्ट विद किससे, अल्फा ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, या बोल सकते हो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद बनाता क्या है,
अमोनियम आयन रिएक्ट विद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। क्या बनाता है? टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कैसे करता है? देखो, ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, ठीक है। ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है। इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा आपका अमोनियम आयन प्लस NADPH, ठीक है। NADPH मिलेगा। साथ ही साथ क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड डिहाइड्रोनेज एंजाइम लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? ग्लूटामिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूटामेट बनेगा प्लस वाटर प्लस NADPH, ठीक है। क्या बनेगा? ग्लूटारिक एसिड भी बोल सकते हो, या कहीं पे अगर ग्लूटामेट लिखा हो तो ग्लूटामेट भी लिख सकते हो। ग्लूटामेट प्लस वाटर और प्लस NADP, ठीक है। इतना चीज बनता है। क्या क्या बनता है? ग्लूटामिक एसिड और वाटर और NADP। ये जो है ये पहला अमाइनो एसिड है, किसके? अमोनिया से बनने वाला पहला अमाइनो एसिड है, जिसको ग्लूटारिक एसिड बोलते हैं या ग्लूटामेट बोलते हैं, ठीक है। सर ग्लूटारिक एसिड नहीं, ग्लूटामिक एसिड, इसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, सॉरी ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक। हाँ ये देखो, ग्लूटामिक एसिड क्या बनता है? ग्लूटामिक एसिड बनता है, उसको ग्लूटामेट भी बोलते हैं। पहला फर्स्ट अमाइनो एसिड अमोनिया से यहाँ पे बन गया। ये क्या है? फर्स्ट अमाइनो एसिड बन गया, ठीक है। तो रिडक्टिव डीअमीनेशन में क्या हुआ? अमोनियम आयन जो बना था अमोनिया से, उसने क्या किया? अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड से, ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट किया, ठीक। रिएक्ट करने के बाद ग्लूटामिक एसिड बना दिया, ठीक है, या फिर ग्लूटामेट बना दिया। ये तो हो गया आपका रिडक्टिव अमीनेशन। सेकेंड वन जो प्रोसेस थी, इसमें पहला अमाइनो एसिड बन गया। सेकेंड वन आपकी क्या प्रोसेस है? सेकेंड वन में जो प्रोसेस है वो क्या है? ठीक है, सेकेंड वन में जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है? वो आपकी है ट्रांस अमीनेशन। इसमें आपने देख लिया पहला अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट बन गया। अब इसके बाद ट्रांस अमीनेशन की बात आती है, ट्रांस अमीनेशन, ठीक है। आइए बात करते हैं ट्रांस अमीनेशन की। सेकेंड वन आ गई ट्रांस अमीनेशन। ट्रांस अमीनेशन में क्या होता है भाई? बनाना अमाइनो एसिड ही है। ट्रांस अमीनेशन में क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है? अमाइनो एसिड का ट्रांसफर होता है। ट्रांस अमीनेशन में अमाइनो एसिड या अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है। कहाँ से? एक अमाइनो एसिड से, ठीक है, दूसरे कीटो ग्रुप या अदर कीटो एसिड से। एक अमाइनो एसिड का ट्रांसफर होता है दूसरे कीटो ग्रुप में, ठीक है। ये होती है प्रोसेस ट्रांस अमाइनो एसिड, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, इसमें क्या होता है? इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू, फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अदर कीटो ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अदर, टू द कीटो ग्रुप ऑफ अदर कीटो एसिड, टू द कीटो ग्रुप ऑफ अदर कीटो एसिड, ठीक है, ये ऑफ अदर कीटो एसिड। ट्रांसफर होता है अमाइनो ग्रुप का एक अमाइनो एसिड से दूसरे एक अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अदर कीटो एसिड। कोई भी कीटो एसिड होगा वहां से क्या होगा? जो अमाइनो ग्रुप होगा उससे क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा अमाइनो ग्रुप। कहाँ जाएगा? दूसरे कीटो ग्रुप में जाएगा, कीटो एसिड के कीटो ग्रुप में जाएगा, ठीक है। ये होता है ट्रांस अमीनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत अच्छा समझेंगे। देख लीजिए, हम ये अमाइनो एसिड बना रहे हैं,
ठीक है। तो अमाइनो एसिड में होता क्या क्या है आपको पता है, अमाइनो एसिड में क्या होता है, हम अमाइनो एसिड बना दें, ठीक है। ये आपका कार्बन है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, एक अमीन ग्रुप लगा होता है, और एक हाइड्रोजन होता है, और एक आर ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ले लिए, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ये आर ग्रुप ले लिए, ये अमाइनो एसिड है, क्या है, अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड, या डोनर है, ये क्या डोनर है, ये अमाइनो डोनर भी है, इसको लिख सकते हो अमाइनो डोनर, ठीक है। अमाइनो डोनर ट्रांसफर करना है प्लस किसके साथ, कीटो एसिड के साथ, किसके अमीनो एसिड ट्रांसफर, वन अमाइनो एसिड टू कीटो ग्रुप, ठीक है। कीटो एसिड के साथ देखो, कीटो एसिड एक बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका R2, ये C, ये COO माइनस, यहाँ पे आपका क्या लगेगा, कीटो ग्रुप लगेगा। ये देखो आपका ये कीटोन वाला ग्रुप लग गया, ये क्या है, कीटो एसिड है, ये क्या है, ये कीटो एसिड है, इसको बोलेंगे अमाइनो एसेप्टर, ये आपका है अमाइनो एसेप्टर है, ठीक है। ये आपका अमाइनो एसेप्टर है, ये अमाइनो डोनर है, ठीक है। कीटो ग्रुप के साथ मिल करके ट्रांस अमीनेज एंजाइम लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, ट्रांस अमीनेज एंजाइम लगेगा, कौन सा, ट्रांस अमीनेज, ट्रांस अमीनेज एंजाइम लगेगा। इस ट्रांस अमीनेज एंजाइम की सहायता से क्या होगा, दूसरे अमाइनो एसिड में क्या होगा, देखो ट्रांस, ये ट्रांस अमीनेज हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो, दूसरे अमाइनो एसिड बना दें, यहाँ पे देखो R1 C डबल बॉन्ड O COO माइनस, अभी ध्यान से देखना, ठीक है। पहले R2 पे था ये R2, अब क्या हो गया, वही ये R2, ये C डबल बॉन्ड O, और ये NH3 प्लस, और यहाँ पे H लग गया। देखो क्या हुआ, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, ये जो कीटो ग्रुप है ये जा करके इस R1 पे लग गया, देख लो पूरा कीटो ग्रुप आ गया, कहाँ पे लग गया, R1 पे लग गया, ठीक है। और ये जो R1 वाला था वो कहाँ पे चला गया, R2 के पास चला गया। तो ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप, एक अमाइनो एसिड किसका, कीटो ग्रुप का, ऑफ अदर कीटो एसिड, दूसरे कीटो एसिड पर, ठीक है। तो इनका ट्रांसफर हुआ, देख लो कैसे क्या हुआ, एक अमाइनो एसिड, ये अमाइनो डोनर है और ये अमाइनो रिसेप्टर है, ठीक है। क्या हुआ, अमाइनो कीटो एसिड है, ये जाकर के इस पे एक्सेप्ट कर लिया, और ये जाकर के इस पे जो ट्रांस अमीनेशन इसको बोलते हैं, ये क्या है, ट्रांस अमीनेशन है, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो मेन अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है अमाइनो एसिड का, ठीक, या अमाइनो ग्रुप का, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा जो अमाइनो एसिड होता है वो बनता है, और किसकी सहायता से, ट्रांस अमीनेशन की सहायता से दूसरा अमाइनो एसिड बन जाता है। देखो ये दूसरा अमाइनो एसिड बन गया, ठीक है। यहाँ पहला अमाइनो एसिड था, इससे ही दूसरा अमाइनो एसिड बन गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ट्रांस अमीनेशन, बोलेंगे क्या बोलेंगे, ट्रांस अमीनेशन। पहले आपने देखा था रिडक्टिव अमीनेशन में क्या हुआ था, अमोनिया से क्या बना था, अमाइनो एसिड बना था। ट्रांस अमीनेशन में आप देख लिए कि एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड बन जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स कौन से होती है, तो एस्पैराजीन एंड ग्लूटामाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स कौन से होते हैं, तो एस्पैराजीन और ग्लूटामाइन जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइंस होते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइंस होते हैं। लिख देता हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो, स्टार्ट करते हैं। ये आपने जाना ट्रांस अमीनेशन, साथ ही साथ अब देखिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड कौन से होते हैं, तो दो होते हैं। पहला है जिसका नाम है एस्पाराजीन,
फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन कौन सा होता है? सेकेंड वन होता है ग्लूटामाइन। कौन सा? ग्लूटामाइन। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड एस्पैराजीन एंड ग्लूटामाइड होते हैं। ठीक है, ये बनते कहाँ है? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से बनते हैं। ये एस्पार्टिक एसिड से बनता है, ये ग्लूटामिक एसिड से बनता है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड से बनने वाला जो अमाइड होगा, ठीक है, कहाँ? प्लांट में ही बनते हैं, प्लांट में बनते हैं। प्लांट में एस्पार्टिक एसिड से बनने वाला जो होता है उसको एस्पैराजीन बोलते हैं, और ग्लूटामिक एसिड से बनने वाला जो अमाइड होगा उसको ग्लूटामाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जो अमाइड होते हैं, ठीक, ये NH2 ग्रुप के एडिशन से बनते हैं। ठीक है, OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाता है NH2 ग्रुप से और ये अमाइड बन जाते हैं। चलिए ठीक है, ये यहाँ पे साथ ही साथ जो नोड्यूल होते हैं, कुछ प्लांट के जो नोड्यूल होते हैं, हमने बताया था आपको नोड्यूल फॉर्मेशन में। ठीक है, हमने आपको नोड्यूल फॉर्मेशन में बताया था कि कैसे नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू अंदर जाती है और वहाँ नोड्यूल का फॉर्मेशन करती है, ये सब हमने बताया था। अब होता क्या है, जो कुछ प्लांट्स के नोड्यूल होते हैं, जैसे कि सोयाबीन में हमने बताया था कि दलहनी पौधे होते हैं, उसमें राइजोबियम क्या करता है? इंटर करता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, तो जैसे कि सोयाबीन भी एक दलहनी पौधा है। ठीक है, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? यूरोइड्स के द्वारा होता है। तो ये पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है। नोड्यूल ऑफ सम प्लांट्स लाइक, क्वेश्चन क्या होगा आपका? नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक, नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक, जैसे सोयाबीन, एक्सपोर्ट फिक्स्ड नाइट्रोजन। वो क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट फिक्स्ड नाइट्रोजन। किस फॉर्म में? एक्सपोर्ट फिक्स्ड नाइट्रोजन किस फॉर्म में? तो यूरेट्स फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये याद रखना। ठीक है, जो नोड्यूल आप सोयाबीन हो, सम प्लांट जैसे सोयाबीन में एक्सपोर्ट जो फिक्स नाइट्रोजन होती है वो यूरेट्स के फॉर्म में एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद आप जान लीजिए डिफिशियंटी सिम्टम क्या होंगे। डिफिशियंसी सिम्टम क्या होंगे? जैसे ओल्डर पार्ट में अफेक्टेड हो गया तो किसके कारण होते हैं? ठीक है, ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं जो ओल्डर प्लांट को अफेक्ट करते हैं या यंगर प्लांट को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, जो ओल्डर पार्ट अफेक्ट होता है किसकी कमी से ओल्डर पार्ट अफेक्ट होता है? मतलब ऐसा हो, ऐसे एलिमेंट जो ओल्डर पार्ट को अफेक्ट करें, मतलब यहाँ से यंगर पार्ट से मूव ना करें ओल्डर पार्ट की तरफ, तो ओल्डर पार्ट अफेक्ट हो जाएगा। तो उसके बारे में हमने पहले से आपको बता दिया था, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम। ठीक है, ये साथ ही साथ यंगर पार्ट अफेक्ट होता है किसकी कमी से? कैल्शियम, बोरान, कॉपर, मैग्नीज और आयरन, सल्फर की वजह से। ठीक है, तो मिनरल एलिमेंट एक तरफ लिखते हैं और दूसरी तरफ लिखते हैं उनकी डिफिशियंसी सिम्टम। ठीक है, एक तरफ मिनरल एलिमेंट और दूसरी तरफ उनके डिफिशियंसी सिम्टम लिखते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि सल्फर की कमी से पौधों में कौन सा रोग हो जाता है, या मैग्नीशियम की कमी से पौधों में कौन सा रोग हो जाता है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, तो इधर मिनरल एलिमेंट डिफिशियंसी सिम्टम इधर लिखना है, मिनरल एलिमेंट। ठीक है, ये मिनरल एलिमेंट हो गए यहाँ, और यहाँ इधर लिखना है डिफिशियंसी सिम्टम। ठीक है, मिनरल एलिमेंट और डिफिशियंसी सिम्टम के बारे में। ठीक, तो जानिए आप लोग क्या होते हैं मिनरल एलिमेंट और क्या होते हैं डिफिशियंसी सिम्टम। देखिए, मिनरल एलिमेंट में सबसे पहला जो है ये है नाइट्रोजन। डिफिशियंसी, अगर पौधों में नाइट्रोजन की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? क्लोरोसिस हो जाएगी। ठीक, क्या होगा? क्लोरोसिस होगी, और इसके बारे में हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं। सेकेंड वन आ जाइए, दूसरा कौन सा है? ठीक, फास्फोरस में क्या होगा? फास्फोरस, अगर फास्फोरस की कमी है तो क्या होगा? फास्फोरस की कमी है तो
प्रीमेच्योर लीफ डेवलपमेंट ऑफ द एंथोसाइनिन। क्या होगा? प्रीमेच्योर लीफ डेवलपमेंट ऑफ एंथोसाइनिन, ये पिगमेंट होता है। ठीक है, ये डिफिशियंसी सिम्टम देखने को मिलेंगे। तीसरा एलिमेंट कौन सा है भाई? मोलिब्डेनम, MO। मोलिब्डेनम अगर इसकी कमी है तो कौन सा रोग होगा? तो रोलिंग ऑफ लीफ या मोटलिंग ऑफ लीफ, इनवर्ट रोलिंग ऑफ लीफ, पत्ती इनवर्ट उल्टा घूम जाएगी, रोल कर जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ मोटलिंग ऑफ लीफ, ठीक है, लीफ जो है मोल्ट कर जाएगी। ठीक है, फोर्थ देखते हैं डिफिशियंसी सिम्टम, इसमें आपको याद ही रखने हैं ये सब। मैग्नीशियम Mg, ठीक है, मैग्नीशियम की वजह से कौन सा रोग होगा भाई? ये पूछा गया है, तो याद रखना मैग्नीशियम की वजह से होता है इन्वर्टेड क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीफ। क्या होता है? इन्वर्टेड क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीफ। इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि इन्वर्टेड क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीफ किससे होता है? तो वो होता है मैग्नीशियम से। ठीक है, उसके बाद जिंक, फिर यही लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद पोटेशियम, जिंक, फिर पोटेशियम, फिर यही सब पहले लिख देते हैं आपको। फिर कैल्शियम, बोरान, कॉपर, कैल्शियम, बोरान, कॉपर, कैल्शियम, बोरान एंड कॉपर, दिख रहा है? बिल्कुल। उसके बाद फिर मैग्नीज, ठीक है, उसके बाद जो बचेंगे ऊपर लिख दूंगा। तो जिंक की कमी से होने वाला रोग नेक्रोटिक स्पॉट ऑन लीफ। ठीक है, नेक्रोटिक स्पॉट, इसके कारण नेक्रोटिक स्पॉट्स ऑन लीफ। लीफ की जो छोटी जगह ऐसी होंगी जो सड़ने लगेंगी, ठीक है, उसको बोलेंगे नेक्रोटिक स्पॉट ऑन लीफ। ये जिंक की कमी से होता है। पोटेशियम की कमी से क्या होता है? तो मार्जिनल क्लोरोसिस होता है। क्या होता है? मार्जिनल क्लोरोसिस होता है। साथ ही साथ पत्तियां कटी फटी होने लगती हैं। मतलब ये हो गया कि क्या होता है? शॉर्टनिंग ऑफ, नहीं ये नहीं होता है। किसकी वजह से? पोटेशियम की वजह से। पोटेशियम की वजह से मार्जिनल क्लोरोसिस होता है और नेक्रोसिस स्कॉर्चिंग होता है ऑफ लीफ। ठीक है, नेक्रोसिस स्कॉर्चिंग ऑफ लीफ। ठीक है, नेक्रोसिस के साथ पत्तियां कटी फटी होने लगती। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है क्या? कटी फटी। ठीक है, साथ ही साथ कैल्शियम की वजह से क्या होता है? क्लोरोसिस होती है। रूट एंड स्टेम टिप क्या करते हैं? डाई कर जाते हैं। क्लोरोसिस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से क्लोरोसिस होती है। साथ ही साथ मेरिस्टेम जो होते हैं, ठीक है, ये क्या कर जाते हैं? डाई कर देते हैं। मतलब पूरा प्लांट ही बेकार हो जाता है अगर कैल्शियम की कमी होती है। मेरिस्टेम क्या कर जाते हैं? मेरिस्टेम डाई कर जाते हैं। रूट एंड शूट टिप डाई कर जाते हैं, दोनों रूट और सीड टिप दोनों डाई कर जाते हैं। बोरान की वजह से क्या होता है? बोरान की वजह लेस नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें भी लेस नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ रूट टिप और शूट टिप, ये जो दोनों टिप होती हैं, ये क्या कर जाती हैं? मेरिस्टेम इसमें भी डाई कर जाता है। इसमें भी मेरिस्टेम जो है वो मर जाता है। अब इसके बाद कॉपर में क्या होता है? नेक्रोसिस ऑफ टिप ऑफ यंग लीफ। इसमें क्या होता है? नेक्रोसिस ऑफ
नेक्रोसिस ऑफ टिप ऑफ यंग लीफ, नेक्रोसिस ऑफ टिप ऑफ यंग लीफ, इसकी वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस होगी यंग लीफ के टिप पर। साथ ही साथ मैग्नीज जो होता है इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीज में इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, पूछा गया है ये इंटरवेनल, ठीक है, इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, ये मैग्नीज के कारण होता है। साथ ही साथ आयरन और सल्फर के कारण भी जान लीजिए कि क्या होता है, आयरन और क्या होता है, सल्फर के कारण, ठीक है, यहीं पे आप दो जान लीजिए, और ठीक है, आयरन और सल्फर के कारण। देखते हैं आयरन और सल्फर, ठीक है। तो आयरन के कारण क्या होगा, इन्वर्टेड, ये भी, इसमें भी इंटरवेनल क्लोरोसिस होगा ऑफ यंगर लीफ, ठीक है, इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीफ, ठीक है। और साथ ही साथ सल्फर के, सल्फर में क्या होगा, वेनल क्लोरोसिस, इसमें क्या होगा, वेनल क्लोरोसिस होगा। ये हैं आपके डिफिशियंसी सिम्टम, कौन से एलिमेंट की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, ये उसके डिफिशियंसी सिम्टम हैं, ठीक है। ये तो अभी सिम्टम दिखाई देंगे, अभी इसके बाद मैं रोग भी बताऊंगा, कुछ मिनरल्स के रोग भी बताऊंगा। आपने तो सिर्फ देखा कि ये सिम्टम दिख रहे हैं, डिफिशियंसी सिम्टम, डिसीज और सिम्टम में अंतर होता है, ठीक है। तो आयरन में कौन सा सिम्टम दिखाई देगा, इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीफ, ठीक है, ये सब उनके सिम्टम है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंटरवेनल क्लोरोसिस किस एलिमेंट का डिफिशियंसी सिम्टम है, इंटरवेनल क्लोरोसिस किस, या ऐसे पूछा जाएगा इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ यंग लीफ या यंगर लीफ किस एलिमेंट का डिफिशियंसी सिम्टम है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर पढ़े होंगे, याद किए होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा मिनरल डिफिशियंसी डिसीज, मिनरल और डिफिशियंसी डिसीज, कौन सी मिनरल्स की डिफिशियंसी डिसीज होती हैं उसके बारे में, उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आपको, ठीक है। एक तरफ मिनरल लिखेंगे, उससे होने वाले डिसीज, ठीक है। ये तो सिम्टम आपने देख लिया, सिम्टम देख लिया, अब डिसीज के बारे में जानिए। मिनरल न्यूट्रिशन इस चैप्टर का नाम ही है, तो मिनरल से के बारे में तो बताना ही बताना है, ठीक है। यहाँ पे मिनरल और इधर डिफिशियंसी डिसीज, ठीक है, एक तरफ मिनरल और एक तरफ डिफिशियंसी डिसीज, ठीक है। तो जैसे मिनरल की बात कर लें तो जिंक, कौन सा, कुछ मिनरल बताएंगे जिंक जो पूछे गए हैं, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं, कॉपर, जिंक, कॉपर, और कौन सा है आपके अंदर जो इसमें बताएंगे आप में, बोरान, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, बोरान, मोलिब्डेनम, एमेन, ठीक है, साथ ही साथ सल्फर भी बता देंगे। इतने आपको बताना है, ठीक है। इनकी कमी से होने वाले रोग, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो सबसे पहले आप जानिए जिंक की वजह से कौन सा रोग होता है, खारा डिसीज ऑफ राइस, जिंक की कमी से होता है खारा डिसीज ऑफ राइस, पहला। सेकंड वन कौन कौन से होते हैं, सेकंड है लिटिल लीफ ऑफ प्लांट, छोटी छोटी पत्तियां हो जाती है प्लांट की, लिटिल लीफ इन प्लांट्स, ठीक है, लिटिल लीफ इन प्लांट, ये हो जाते हैं। तो जिंक की कमी से जो होने वाले रोग हैं, पहला खारा डिसीज ऑफ राइस, राइस में खारा डिसीज हो जाएगी, लिटिल लीफ इन प्लांट, प्लांट में छोटी छोटी पत्तियां हो जाएंगी। कॉपर के और
साथ ही साथ लिटिल लीफ इन प्लांट व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, मेज में क्या हो जाएगा, मक्के में व्हाइट बर्ड ऑफ मेज हो जाएगा। कॉपर की वजह से देख लेते हैं, कॉपर, ठीक है। एक्सैंथेमा डिसीज, कौन सी, एक्सैंथेमा डिसीज, एक्सैंथेमा डिसीज हो जाएगी प्लांट में। इसका मतलब ये हुआ, इसको गुमोसिस भी बोलते हैं, गुमोसिस भी बोलते हैं, GUMMOSIS, गुमोसिस भी बोलते हैं। इसका मतलब गम का एक्यूमुलेशन होने लगता है, ठीक है, गम्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है, ठीक है। डाई बैक डिसीज ऑफ सिट्रस, कॉपर की वजह से ये होता है, डाई बैक डिसीज ऑफ सिट्रस, ठीक है। सिट्रस वाले जितने भी प्लांट, नींबू, आंवला, इन सब में क्या होता है, डाई बैक डिसीज हो जाती है। साथ ही साथ ठीक है, डाई बैक डिसीज ऑफ सिट्रस, ये कॉपर से होने वाले रोग हैं। साथ ही साथ इसके बाद बोरान, अब आते हैं बोरान। बोरान में क्या होता है, हर्ट रूट ऑफ शुगर बीट, हर्ट रूट, हर्ट रूट ऑफ शुगर बीट, ठीक है, हर्ट रूट ऑफ शुगर बीट। ब्राउनिंग एंड हॉलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगी, ब्राउनिंग एंड हॉलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, ठीक है, ये बोरान की वजह से हो जाएगा। अब उसके बाद इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ये भी ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, आम तो खाते हो, उसमें ब्लैक टिप ऑफ मैंगो बोरॉन की कमी से होता है, याद रखना, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। मोलिब्डेनम में क्या होता है, व्हिप टेल डिसीज ऑफ कॉलीफ्लावर, इसमें होती है व्हिप टेल डिसीज ऑफ कॉलीफ्लावर, ये। साथ ही साथ एमेन मैग्नीज की वजह से क्या होता है, ग्रे स्पिसेस या ग्रे स्पॉट डिसीज ऑफ ओट, ग्रे स्पॉट डिसीज ऑफ ओट, ठीक है, ये होता है एमेन के कारण, ग्रे स्पॉट डिसीज ऑफ ओट। साथ ही साथ मार्स स्पॉट ऑफ पी सीड्स, मार्स स्पॉट्स ऑफ पी सीड्स, ठीक है, मटर के जो दाने होते हैं उसमें मार्स स्पॉट आ जाते हैं। और साथ ही साथ सल्फर की वजह से क्या होता है, मैंगो नेक्रोसिस, मैंगो नेक्रोसिस हो जाती है, मैंगो नेक्रोसिस होती है, मैंगो नेक्रोसिस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो इधर लिख देता हूँ, बिल्कुल परेशान मत हो। यहाँ सल्फर की वजह से होता है मैंगो नेक्रोसिस, ज़्यादातर आगरा की साइड ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये सब। मैंगो नेक्रोसिस क्यों होता है, क्योंकि SO2 टॉक्सिसिटी हो जाती है, किसकी, ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ SO2, SO2 की टॉक्सिसिटी होने के कारण मैंगो नेक्रोसिस ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ SO2। ये आपने जाना किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में, ठीक है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है इसके बारे में आपने जाना। साथ ही साथ अब इसके बाद आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और जानना है, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस, इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आपके में होते हैं उनको बताना है, ठीक। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाएं, तो मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन आप में आए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, 100% आप करके आइए, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन भी लगाते रहिए आप,
और जो भी क्वेश्चन है वहाँ से पढ़ते रहिए, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन बना रहे और वो आपके सामने पढ़ा हुआ हो। ये नहीं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया और आपने क्या किया कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप पढ़ते भी रहें, क्वेश्चन भी लगाते रहें, इंपॉर्टेंसी तो क्वेश्चन पे ही है। पढ़ाई के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चन लगाना, ठीक है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट करके हैं, ठीक है। तो पहला कई पॉइंट बताएंगे। सबसे पहले ये जानिए, एलिमेंट रिक्वायर फॉर रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। एलिमेंट रिक्वायर फॉर रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो रिक्वायर होंगे रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में? तो जानिए कौन से होंगे। मोलिब्डेनम, सल्फर और बोरान, MOS&B। पहला पॉइंट हो गया, याद रखना है आपको। सेकेंड पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हैं कि फेरोडॉक्सिन में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। फेरोडॉक्सिन में कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे? तो Fe, सल्फर और आयरन, ठीक। ये भी एक पॉइंट है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। प्लास्टोसाइनिन में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? प्लास्टोसाइनिन में कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे? तो कॉपर के साथ, प्लास्टोसाइनिन में कॉपर के साथ आयरन पाए जाते हैं। क्या? आयरन। अगला पॉइंट जैसे पूछ लिया जाता है, साइटोक्रोम में क्या क्या होता है? साइटोक्रोम में भी, ये भी याद रखना, इसमें क्या होता है? इसमें आयरन और कॉपर इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है? आयरन प्लस कॉपर होता है, ठीक है, साइटोक्रोम में भी। साथ ही साथ नाइट्रोजिनेज हम बता चुके हैं आपको। नाइट्रोजिनेज में क्या होता है? Fe और Fe के साथ साथ क्या होता है? MO होता है। स्प्लिटिंग MOFE याद आया? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे कैसे वाटर टूटता है MOFE की प्रेजेंस में, ठीक है, ये आपको याद आ गया होगा। कुछ और लिख लीजिए, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है, जो क्रिटिकल एलिमेंट कौन से हैं, NP के बारे में बताया था, ठीक है। साथ ही साथ बैलेंसिंग एलिमेंट कौन से हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। ये फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी हमने बता दिया था। मोबाइल एलिमेंट, इमोबाइल एलिमेंट, बेनिफिशियल एलिमेंट। जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, जो मूव करते हैं एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम, ये सब आयन मोबाइल आयन हैं। इमोबाइल जो मूव नहीं करते हैं वो भी बता दिया, कैल्शियम, आयरन, बोरान और कॉपर, ये सब इमोबाइल एलिमेंट हैं, ठीक है। जैसे बाकी सबके हम आपको लगभग चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है। कुछ और जान लीजिए, साइटोक्रोम के बारे में जाना। हाँ, जैसे हमने हाइड्रोपोनिक्स बताया था कि प्लांट कहाँ उगाए जाएं? पानी में, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। एक और टर्म आता है एयरोपोनिक्स। तो एयरोपोनिक्स आएगा तो उसका मतलब प्लांट ग्रो इन मॉइस्ट एयर मिक्स विद न्यूट्रिएंट्स। एयरोपोनिक्स अगर आ जाए तो ये नहीं कि आपको नहीं आता है, ठीक। तो एयरोपोनिक्स क्या होता है? प्लांट ग्रो करते हैं मॉइस्ट एयर में न्यूट्रिशन के साथ, तो उसको एयरोपोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयरोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है, उसको एयरोपोनिक्स बोलते हैं। उसको एयरोपोनिक्स बोलते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं हो। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बता देते हैं जो कि लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लोरोसिस में हमने बता दिया था क्या होता है? लीव्स जो होती है क्लोरो येलो इन लीव्स हो जाती है, ठीक है। और नेक्रोसिस में क्या होता है? डेथ ऑफ टिश्यू हो जाते हैं, टिश्यू की डेथ है उसके कारण। फिर इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन,
ये अगला लिख लीजिए, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन किसके कारण होता है? तो वो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, किसके? नहीं कैल्शियम नहीं, वो नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर एंड मोलिब्डेनम, इनके कारण होता है इनहिबिशन ऑफ सेल या इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? लेट फ्लावरिंग। कुछ एलिमेंट की कमी से लेट फ्लावरिंग होती है। ठीक है, तो लेट फ्लावरिंग किसके कमी होने के कारण होती है? तो वो हो जाएंगे नाइट्रोजन सल्फर मोलिब्डेनम। कभी कभी फ्लावरिंग में डिले हो जाता है, जल्दी होना चाहिए बट वो नहीं हो पाते हैं, इसको बोलते हैं लेट फ्लावरिंग। ठीक है, अब ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे? फोटोसिंथेसिस। तब तक के लिए बने रहिए TCS अकेडमी पर। थैंक यू सो मच।